जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में न जाने कितनी तस्वीरें, कितनी कहानियां और कितने ही सवाल घूमने लगते हैं, है ना? तो आखिरकार ये दस्तावेज सबके सामने है, लेकिन इनके बारे में इतनी अफवाहें और अटकलें हैं कि सच क्या है ये समझना मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज इन सारी बातों को एक तरफ रखकर सीधे इन फाइल्स की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये हजारों पन्ने हमें असल में क्या बताते हैं। सबसे पहले जरा इसके साइज को समझिए। ये कोई 1-2 पन्नों की रिपोर्ट नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 300 गीगाबाइट के डेटा की। अब सोचिए ये कितना ज्यादा होगा। ये एफबीआई के केस मैनेजमेंट सिस्टम से निकली हुई फाइलों का एक बहुत बड़ा एक विशाल पहाड़ है, जिसमें हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और न जाने क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो ये फाइलें आई कैसे? मतलब ये कोई लीक नहीं थी। इन्हें पब्लिक में लाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक जबरदस्त कानूनी लड़ाई हुई। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम का एक कानून पास किया गया, जिसने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो सालों से ताले में बंद इन दस्तावेजों को जनता के सामने लाए। तो असली सवाल यही है ना, कि इतनी सारी जानकारी जिसमें बहुत कुछ काली स्याही से छिपा दिया गया है, उसके बीच से हम क्या समझ सकते हैं? ये फाइल्स एप्स्टीन के नेटवर्क और सिस्टम की नाकामियों के बारे में असल में क्या नया खुलासा करती हैं? आइए इसी की तह में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस एक चीज को साफ करते हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। वो है क्लाइंट लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट का जिक्र हो रहा है जिसमें एप्स्टीन के सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स के नाम हैं। लेकिन क्या ऐसी कोई लिस्ट सच में है भी? देखिए, असलियत और अफवाह में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ये मिथक है कि कोई एक सीक्रेट हिट लिस्ट जैसी कोई चीज है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि ये दस्तावेज असल में कॉन्टैक्ट बुक्स, कोर्ट के रिकॉर्ड्स और प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। अब तक किसी एक क्लाइंट लिस्ट का कोई सबूत नहीं मिला है। और इस बात को सिर्फ हम नहीं कह रहे, इस केस को सालों से ट्रैक कर रही खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन इसे और भी साफ करती हैं। वो कहती हैं कि जिसे लोग लिस्ट समझ रहे हैं वो असल में एक फोन डायरेक्टरी की तरह थी, जिसमें बड़े बड़े नामों से लेकर एप्स्टीन के घर काम करने वाले प्लम्बर तक के नंबर थे। तो ये कोई गुनाहगारों की सूची नहीं थी। तो मतलब साफ है, जब हम एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसी 300 गीगाबाइट के डेटा की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक आर्काइव है, कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं। और इसी आर्काइव से हमें एप्स्टीन के काम करने के तरीके और उसके नेटवर्क के पैमाने का अंदाजा लगता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार है, बड़े नाम। इन फाइलों में दुनिया के कई जाने माने लोगों का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम पढ़ लेना काफी नहीं है। जरूरी ये है कि हम समझें कि उनका जिक्र किस वजह से और किस संदर्भ में आया है। देखिए, किसी का नाम इन फाइलों में होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी है। जैसे बिल क्लिंटन का नाम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के प्लेन में सफर किया था, लेकिन इन फाइलों में उन पर किसी भी अपराध का कोई सीधा आरोप नहीं है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप पर भी लागू होती है। लेकिन हाँ, प्रिंस एंड्रू का मामला बिल्कुल अलग है। उन पर वर्जीनिया गिफ्रे ने यौन शोषण के सीधे और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका पूरा ब्यौरा इन दस्तावेजों में मिलता है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हर नाम को उसके अपने संदर्भ में देखा जाए। किसी पार्टी में मिलना या किसी के प्लेन में बैठना किसी अपराध में शामिल होने के बराबर नहीं होता, और ये दस्तावेज हमें यही बारीक फर्क समझने पर मजबूर करते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि एप्स्टीन के ये हाई प्रोफाइल कनेक्शंस कोई नया खुलासा नहीं है। ये देखिए, ये 2006 के अखबारों की क्लिपिंग्स हैं। ये बताती हैं कि मीडिया में ये बातें 2019 में उसकी गिरफ्तारी से 1 दशक से भी पहले से चल रही थी। इन फाइलों ने बस उन पुरानी खबरों की एक तरह से पुष्टि की है। बिल गेट्स का मामला थोड़ा और पेचीदा है। दस्तावेज बताते हैं कि शुरुआत में उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े चैरिटी फंड को लेकर हुई थी, लेकिन बाद में एप्स्टीन ने बिल गेट्स को उनके एक अफेयर को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वो इस राज को दुनिया के सामने ले आएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की भी है जो दशकों तक बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कार्रवाई करने में पूरी तरह नाकाम रहा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये चौंकाने वाली है। 1996 में, मतलब आज से लगभग 30 साल पहले, एक सर्वाइवर ने एफबीआई को एप्स्टीन के बारे में बताया था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर 2008 में उसे एक ऐसी डील मिली जिसने उसे लगभग बचा ही लिया।
ये एक के बाद एक चुके हुए मौकों की कहानी। और 2006 की पुलिस जांच का ये दस्तावेज अपनी कहानी खुद कहता है। इस पर लगी ये जो काली पट्टियां हैं ना, ये सिर्फ कुछ शब्दों को नहीं छिपा रही। ये उस राजदारी और उस चुप्पी का प्रतीक है जिसने इस केस को सालों तक दबाए रखा और पीड़ितों को न्याय से दूर रखा। तो निचोड़ ये है कि जानकारी की कोई कमी नहीं थी, सबूत थे, गवाह थे और चेतावनियां भी रिकॉर्ड पर थीं। इसके बावजूद दशकों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये कहानी एक व्यक्ति के अपराध से कहीं ज्यादा एक पूरे सिस्टम की विफलता की कहानी है। मारिया फार्मर, वो सर्वाइवर जिन्होंने 1996 में पहली बार आवाज उठाई थी, उनका यह बयान इस पूरी नाकामी के इंसानी पहलू को दिखाता है। उनकी खुशी में उन अनगिनत पीड़ितों का दर्द भी शामिल है जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? इन फाइलों के जारी होने का असल मतलब क्या है? और क्या अब ये कहानी खत्म हो गई है? अगर हम इन फाइलों से मिले सबक को समेटें तो 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये मामला किसी एक लिस्ट का नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव के एक बहुत ही जटिल नेटवर्क का है। दूसरी, ये दस्तावेज दशकों की सिस्टमैटिक नाकामी को उजागर करते हैं। तीसरी, बहुत सारी जानकारी अभी भी छिपाई गई है। और आखिरी बात, जवाबदेही की ये लड़ाई अभी भी जारी है। एक बात और ध्यान देने वाली है, इन फाइलों को पब्लिक करने के लिए अमेरिका की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ आकर वोट किया। 427-1 का वोट ये दिखाता है कि जनता का दबाव कितना ज्यादा था और लोग जवाबदेही की कितनी जबरदस्त मांग कर रहे थे। तो ठीक है, दस्तावेजों के पन्ने तो खुल गए हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इतने भर से कहानी खत्म हो जाती है? क्या कुछ दस्तावेजों का सामने आ जाना ही न्याय है? और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है। जब सिस्टम इतने सालों तक विफल रहा हो, तो अब जवाबदेही का मतलब क्या है? ये फाइलें शायद इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये न्याय और जवाबदेही पर एक बहुत लंबी और बहुत मुश्किल बातचीत की बस एक शुरुआत है।